अनुसार एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं हम बात करें महागठबंधन की, तो वो 30 के आंकड़ा के नीचे नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद है बिहार के ही एक निवासी हैं शिवमंगल मिश्रा जी, जो वर्तमान में झारखंड में रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बिहार में जो इतना बड़ा फेल बदल देखा जा रहा है, वो कैसे एक तरह का परिवर्तन आया, और जो एनडीए को देखा जा रहा है तो पूरी तरह से जो बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। कहाँ चूक हो गया महागठबंधन से? ये महागठबंधन से चूक होने की कोई बात नहीं है। महागठबंधन में मुख्य रूप से कांग्रेस, आरजेडी और बाकी इनके जितने भी अलायंस रहे होंगे, इन लोगों को अपनी जमीन तलाशनी थी जो नहीं तलाश पाया। ये उनकी चूक नहीं है, ये उनका अचीवमेंट नहीं हो पाया कुछ, उस तरह का सिचुएशन है। उनके अगेंस्ट में एनडीए का तो ऑलरेडी पहले से यहां पर सरकार चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनडीए इस मुद्दे को भुनाने में बहुत बेहतरीन तरीके से और आक्रामक रणनीति के साथ काम की। जो लालू यादव के टाइम का राजनीतिक रिजल्ट पब्लिक में था, वो जंगल राज को दोबारा नहीं लाना है, इस नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने में पूरी तरीके से सफल हुए। क्योंकि तेजस्वी ने बहुत कोशिश किया कि हम अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल करें, लेकिन शायद उनका ये प्रयास असफल रहा और उनके इस प्रयास को डैमेज करने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा। तो ऑलरेडी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पहले से ही चल रही है 15 बरस से, ये उसी को कंटिन्यूएशन है। उसको ताकत देने का काम की केवल बीजेपी। महागठबंधन का एक नारा था जब तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उन्होंने जो 17,000 नौकरियां दी, 6 महीने के लिए बने थे, जिसमें लगभग 17,000 की लगभग नौकरी की वो बात कर रहे थे, सरकारी नौकरी। इसके आधार पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। क्या लगता है वो इस चुनाव में फैक्टर काम नहीं किया? इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी कि वो कुछ दिन के लिए इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। तो मिनिस्टर बनना उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, ये इस सरकार के समीकरण में होने वाले फेरबदल की वजह से वो मिनिस्ट्री उनको मिली थी। अच्छा काम किया था उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट होना सबसे बड़ी बात। जो पब्लिक का ट्रस्ट गेन करना था कि उनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर इस बार प्रोजेक्ट किया गया था, तो क्या बाकी चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद भी वो उसी तरीके से काम करते हैं, या नीतीश कुमार के अंडर में रह के मंत्री बने थे इसलिए उन्होंने इस तरह का काम किया? तो जो क्रेडिबिलिटी ऑफ पर्सनालिटी होती है वो बिहार के में सबसे बड़ी चीज है। और इनके साथ तो जंगल राज का जो छाप पड़ा हुआ है इनके ऊपर, और लालू यादव जी का जो रेजिम गुजरा है जिसमें बिहार को देखे हैं, तो लोग उसको भूल नहीं पाए हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस सच्चाई को। एक और देखा जाए तो इस बिहार चुनाव में काफी चर्चित रहा जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी। लोगों का कहना था कि ये वैसी पार्टी उभर कर आ रही है जो सत्ता पलट कर सकती है, तख्ता पलट कर सकती है, या भविष्य में एक बड़ी पार्टी के रूप में नजर आएगी। लेकिन इस चुनाव में जब रिजल्ट आई तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। कहाँ चूक हो गई प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर वाकई बिहार के लिए एक बहुत बेहतरीन उम्मीद बन के उभरे, आज भी है, लेकिन इनके अपने प्रयोग, एक बेहतरीन प्रोफेसर इनको कहा जा सकता है जिन्होंने बहुत लोगों को बहुत बार चुनाव में जितवाया, लेकिन खुद का चुनाव जीतना, और अगर नटसेल में कहें तो इनका कैंडिडेट का सिलेक्शन सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे ही इन्होंने बिहार में इलेक्शन के डिक्लेयर होने के बाद जब पहली बार अपने कैंडिडेट की लिस्ट की घोषणा की इन्होंने,
तो जहां तक मेरी समझ है या मेरा जो जानना है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ या अपने इलाके के लोगों के बारे में जितना मुझे पता है, तो इनके कैंडिडेट का चुनाव जो है वो पब्लिक में निराशा उत्पन्न की। जितना होप इनसे आदमी एक्सपेक्ट कर लिया था, इनके कैंडिडेट के डिक्लेरेशन के बाद भी इन्होंने बार बार ये अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि मैंने मुस्लिम को भी जो है सो नुमाइंदगी दी है, मैंने हिंदू को इतना वोट दिया है। ये इनका जो नैरेटिव था, इनका जो स्टेटमेंट था, ये बार बार इस चीज को रिपीटेडली प्रूव करने में साबित रहा कि ये कास्ट एंड क्रीड के पॉलिटिक्स से बहुत बाहर नहीं गए हैं। ये भी वो एक सेम पॉलिटिक्स के ढर्रा पे जा रहे हैं जो बाकी पहले से करते आ रहे हैं, जो इनसे उम्मीद नहीं थी। मतलब कहा जाए तो जो बीजेपी के अगेंस्ट पार्टी है या एनडीए के अगेंस्ट पार्टी है, जो मुद्दा को लेकर चलती है लगातार, उसी मुद्दे को लेकर ये भी चलना शुरू कर दिए थे। हाँ, शुरुआत में जब इनकी बात शुरू हुई थी तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इसकी बात करते रहे और अभी भी करते रहे, लास्ट तक बात करते रहे इन चीजों पे। लोगों को इसी वजह से भरोसा हुआ और उम्मीद जगी। लेकिन जब इन्होंने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया और कैंडिडेट इनके जब उतरने शुरू हुए फील्ड में, जिनको टिकट जब मिलना शुरू हुआ, तब इन्होंने कहा कि देखिए जी, यहाँ पे इतने % का पॉपुलेशन इसका है, तो इतने % मैंने मुस्लिम लोगों को भी वोट दे दिया, मतलब ये भी जाति, इतने % हमने इन जातियों को भी दे दिया, इतने % हमने ईसाइयों को दे दिया, इतने % औरतों को भी दे दिया। तो ये अपने आप को ये जातिगत राजनीति में सेटिस्फाई करने के में उलझ के रह गए। कुल मिला जुला के मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही कहता है, इन्होंने बेहतरीन कैंडिडेट चुनने की कोशिश नहीं की और शायद सक्सेसफुल नहीं हुए इसमें। कह सकते हैं कि एक नई पार्टी के साथ बहुत बेहतरीन कैंडिडेट न जुड़े हों, बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं आए हों, लेकिन फिर भी आपके पास जितने भी आए थे उनमें से आपने जिन चीजों का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने का जो आपका आधार, आपने जो पैरामीटर तय किया, वो पैरामीटर वही पैरामीटर है जो बाकियों के साथ पहले से चल रहा है। भाई फलाने क्षेत्र में इन जातियों का इतना % है तो हम उसको दे देते हैं, उस जाति का इतना % है तो हम यहां ये नुमाइंदा खड़ा करते हैं। तो ये आप एक मी टू पार्टी बन के रह गए। जैसे कि जब जनसुराज बिहार चुनाव में उतरी थी और जब क्षेत्र में घूमना शुरू की, उसके बाद लोगों का एक तबके का कहना था कि ये बीजेपी की सेकेंड पार्टी है। तो क्या लगता है, इस रिजल्ट को देखने के बाद ये माना जा सकता है कि ये बीजेपी की ही सेकेंड विन थी? ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है और किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह कहना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में जनसुराज के बारे में ये जो परसेप्शन या जो बातें या नैरेटिव आई सोसाइटी में, ये सही थी कि गलत थी, ये तो अब जनसुराज ही जाने। लेकिन आउटकम कहीं ना कहीं तो इन बातों से मैच जरूर करते हैं कि उनकी उपस्थिति का उनको लाभ नहीं हुआ, ये जो विपक्षी जिसके विरोध में वो थे उनको लाभ हो गया। चलिए अब अगले मुद्दे पर हम आते हैं। अगर देखा जाए तो बिहार में बीजेपी, अगर सिंगल की बात करें एनडीए को साइड करते हुए, तो बीजेपी के जो सीट हैं वो जेडीयू से भी ज्यादा आए हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी जो है, अगर ये बीजेपी के लोग अगर इतना सीट लाए हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है? प्रधानमंत्री जी को या फिर एनडीए गठबंधन को? देखिए, हमारे देश में पब्लिक जब वोट करने जाती है तो वो ये नहीं जानती है, सभी वोटर्स इतने मैच्योर्ड नहीं है कि गठबंधन का मतलब समझ सकें, अलायंस का मतलब समझ सकें। और उनको जब वोट देने जाना होता है तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि किसी को बीजेपी को वोट करना है और वो अलायंस में वहां पे वो सीट जो है सो आरजेडी को, ये जनता दल यूनाइटेड को चली गई है, तो वहां तो उसको कमल छाप वोट दिखेगा नहीं। तो लोग समझाने वाले उसको यही कहेंगे कि भैया तुमको कमल छाप नहीं दिख रहा है तो वो आप तीर छाप पे जाओ। तो अलायंस का जो रिजल्ट होता है वो किसी पार्टी के इंडिविजुअल फॉलोअर्स को भी कभी इंडिकेट करता है और कभी इंडिकेट नहीं भी करता है।
ओवरऑल कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में अगर बीजेपी का वोट बढ़ा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के अपने जो कोर वोटर हैं उनका भी इंटरेस्ट है इसमें। थोड़ी बहुत जो दूसरे स्टेट से या स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के दूसरे इलाके से आने वाले ग्लैमरस चेहरे हैं उनका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। मोदी जी की अपनी जो इम्पैक्ट है वो तो स्टैटिक है, क्योंकि उनके जो भक्त हैं वो तो अपनी जगह पे टिके ही हुए हैं। अच्छा, देखा जाए तो चुनाव से पहले जो नीतीश सरकार ने 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफर किए, क्या लगता है कि महिला एकजुट होकर, साइलेंट होकर बीजेपी और महागठबंधन ये एनडीए को वोट कर दी है? नीतीश कुमार हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट करता है, या कहें आप इन्वेंटर हैं। सोशल इंजीनियरिंग से किस तरीके से अपना पर्पस फुलफिल किया जा सकता है, इस बात के जीवंत एग्जाम्पल है नीतीश कुमार। उन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही नहीं की है, वाकई में उन्होंने राजनीति में अपने इंजीनियरिंग, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का मास्टरिज्म कहता है, वो उन्होंने करके दिखाया। नीतीश कुमार के चेहरे की या इनके व्यक्तित्व का जादू इलेक्शन के पहले 5वें साल खत्म होने के पहले खत्म हो गया था। जब ये पहली बार इनका सरकार बना था लालू के रिज्म जाने के बाद, जब इनका पहला रिज्म बना था तो लोग जंगल राज से ऊब के इनको दिए था। और उस वक्त के अखबारों को उठाकर देख लीजिए, हर जगह इनका स्टेटमेंट था, मुझे सिर्फ 90 दिन दो, मुझे सिर्फ 3 महीने दीजिए, मुझे सिर्फ 3 महीने दीजिए। सभी को पता और सभी जानते हैं कि 3 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, बट दैट इज अ वे ऑफ टू कम्युनिकेट द मैसेज। तो इन्होंने कहा कि 3 महीने दीजिए, हम बिहार को बदल देंगे। लोग त्रस्त थे ही पहले से, चलो भाई अब की बार बदल के देखते। इनको मौका मिला, इनको मौका मिलने के बाद शुरुआत का जो 5 साल था उसमें जो होता क्या ना कि जब आप किसी को कुछ नया दिखता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं तो और आप उन चीजों को ग्राउंड लेवल पर तुरंत उतार नहीं पाते हैं उतना। ये मैकेनिज्म का फैक्टर ऐसा है कि आप सरकार बना भी लिए, एक दिन में सरकार बन गई तो एक दिन में तो सारी मशीनरी आपके हाथ में नहीं आ जाती है। पूरे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पूरा जो सिस्टम हो तो अपनी गति से और अपनी स्पीड से काम में करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए आपको वक्त चाहिए, जो 3 महीने में पॉसिबल नहीं है। और एक आम देहात में, गांव में रहने वाला व्यक्ति जो रिमोट एरिया में एकदम पड़ा हुआ है, जिसको जमीन पे बस दिखना चाहिए कि यहां बना कि नहीं बना, उसको इस बात से मतलब नहीं होता है कि पटना के आसियाना इलाके में, पटना के राजेंद्र नगर इलाके में, पटना के कंकड़बाग चौराहे पे आपने क्या क्या किया है। उसको यहां दिखना चाहिए कि उसके गांव का जो पुल टूटा हुआ था वो बना के नहीं बना। तो इनकी जो जादू थी, इनके जैसे बहुत सारे लोग हुए होंगे पॉलिटिक्स में जिनका की जादू शुरुआत में ही खत्म हो गया था, बट इज अ मास्टर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने पहला इलेक्शन जैसे ही उनका एंड होने जा रहा था, पहला टेन्योर जैसे ही खत्म होने जा रहा था, ठीक उसी वक्त एट द एंड इन्होंने जो बालिकाओं को साइकिल देने का घोषणा किया, पोशाक देने का घोषणा किया, छात्रवृत्ति देने का घोषणा किया, ये राजनीतिक का जो पहला मास्टर स्ट्रोक था इन्होंने वहां लगाया। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप एनालिसिस करके देखेंगे उस साल के इलेक्शन के रिजल्ट में वोट का पार्टिसिपेशन महिलाओं का सबसे ज्यादा रहा पूरी इंडिया में। ये महिलाएं कहां से आगे बढ़ रही है? उसके पहले तो बिहार में तो यही मान के चलते थे कि जो महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, सबसे ज्यादा जुल्म है, अत्याचार है, सब कुछ उन्हीं को सेलना, सबको घर में रखना पड़ता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कहां से आया वो? शराबबंदी को भी फैक्टर माना जाता है। शराबबंदी दूसरे टर्म का मास्टर स्ट्रोक है। पहला 5 साल तो इनका इसलिए निकल गया क्योंकि जैसे वो जंगल राज से लोग निकलना चाह रहे थे। 5 साल खत्म होते होते जब इनकी जादू उतर गई, तब इन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला साइकिल बांट के। लड़कियां बेटियां साइकिल लेकर घर में गए तो बेटियां माँ के करीब में होती हैं। माँ ने देखा कि भैया किसने दिया साइकिल मेरी बेटी को। बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनके अंदर अपनी इच्छाएं दबी रह गई पढ़ाई के टाइम में, जिनको नहीं पूरा हो सका। लोग औरत होने की वजह से, लड़की होने की वजह से उसको दबा कर रखा गया है, दबा दिया गया है, यही न कर पाई किसी कारण से। जब उन्होंने देखा कि सरकार मेरी बेटी की पूछ ले रही है, जिस घर में कमोबेश आज भी परिस्थिति हो जहां लड़कियों को लड़कों से कमतर करके आंकें,
तो वहां अगर सरकार आपकी बेटी को पूछे तो उसकी मां का सोच लीजिए कि सीना कितना ऊंचा होगा। और ये उसी का नतीजा था कि महिलाएं वोट में पार्टिसिपेट करने घर से निकल गई। बहुत जगह तो अपने ही परिवार के पुरुषों का विरोध करके महिलाएं निकली हैं, और जो महिलाएं निकली वो सीधा नीतीश कुमार के लिए ही निकली कि सरकार मतलब कौन, नीतीश कुमार। सेकंड टर्म इनका उससे निकल गया। तीसरा टर्म 15वां बरस जब खत्म होने का था, वो शायद एक घटना याद नहीं होगी, उसके पहले भी ये चाहते तो शराबबंदी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हमारे देश के राजनेता लोगों को और जितने भी जो पुरोधा हैं राजनीति के, जिनके हाथ में कमान है, तो उनको समाज का भला करने से ज्यादा चिंता इस बात का होता है कि भाई हमारी सरकार कैसे बची रहेगी। हो सकता है ये वाजिब भी हो, क्योंकि सरकार बची रहेगी तभी वो भला करेंगे या बुरा करेंगे, लेकिन भला करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है सरकार को बचाना और बनाए रखना। तो जब इनका सेकंड टर्म यानी कि थर्ड टर्म का टेन्योर खत्म होने लगा, फर्स्ट टर्म का लास्ट में इन्होंने साइकिल बांटा, सेकंड टर्म का जब टेन्योर खत्म होने लगा 10 बंद क्लास में, ये जनता दरबार लगाए हुए थे पटना में नीतीश कुमार जी। एक वाकया हुआ था, यही वाकया है बता रहा हूं मैं कि ये एक वाकया, इनका जनता दरबार चला हुआ था, तो जनता दरबार में लगा हुआ था, तो उस वक्त एक कोई जो है सो कोई इस बात को लेकर के समाज में चर्चा पहले से ही शराब बंदी होना चाहिए, शराब बहुत ज्यादा लोग पी रहे हैं, हर जगह शराब मिल रहा है। इस बात को लेकर के समाज में आज से कोई नई बात नहीं थी, बहुत पहले से भी बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर के पब्लिक में एनवायंस था। उस जनता दरबार में क्या हुआ कि इनको एहसास था इस बात का, और पब्लिक इस सरकार से उबी हुई थी पूरी तरीके से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं खुद भी वहां ही का रहने वाला हूं। मेरे घर के आसपास बहुत सारे गांवों के इलाके में जो है सो शराबबंदी का स्थिति और शराब बिकने का स्थिति मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो लोग, एक कोई बूढ़ी औरत थी जो इनके जनता दरबार में जाके बोली कि बाबू हमारे घर में लड़का पी के बहुत उत्पात करता है, आप उसको समझा दीजिए, उसको बंद करा दीजिए, जेल में बंद करा दीजिए, फलाना करा दीजिए, डिमका कर दीजिए। हो सकता है कि इनको क्लिक कर गया वहीं से आइडिया। इन्होंने उस जनता दरबार में पब्लिकली अनाउंस किया था कि जाओ भाई, अब की बार सरकार हमारा अगर बनेगा तो हम शराबबंदी करा देंगे। और इसी मैसेज को इन्होंने नैरेटिव बना दिया इलेक्शन में। इसलिए इनका तीसरा इलेक्शन भी वो शराबबंदी में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ही इनको जिता के खड़ा किया। ये बीच में कितनी बार पार्टी बदले, सरकार बदले, मुख्यमंत्री बने रहे, सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि कम से कम इनके चरित्र पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, और कम या ज्यादा इन्होंने विकास का काम भी किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकियों की अपेक्षा इन्होंने अच्छा काम किया, इसमें कहीं कोई दो, एज ए पर्सन और एज ए चीफ मिनिस्टर। अब हम आते हैं अभी जो वर्तमान स्थिति है उस पर आते हैं। तो क्या लगता है जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जो अलग हुए, और जो तेज प्रताप यादव अलग से अपना जो पार्टी बनाए, तो क्या लगता है ये जो आरजेडी है उसको नुकसान हुआ है इससे? कहां तक आप इसको देखते हैं? आरजेडी को कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर इससे कोई नुकसान होने की बात नहीं है। फिर भी परिवार में बिखराव तो लोग, जनता परिवार में बिखरा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी अगर इनके होगा तो इनके डैमेज करेगा उसके एक्सेप्टेंस को। हो सकता है कि उनके अपने वोटर्स कुछ छिटक जाए इन चीजों को देखकर। जब परिवार में ही एकता नहीं तो क्या कह सकते हैं। बेटी अलग रहेगा अपना आप रही है, बेटा अलग रहेगा आप रही, ये अपनी अलग पार्टी से लड़ रहे हैं, वो अलग पार्टी से लड़ रहे हैं। जब परिवार में एकमत नहीं हो तो पब्लिक को आप फिर कैसे विश्वास कर सकती है? जिसका फायदा तो विपक्ष को मिला। एक बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एक मुद्दा सामने आ रहा था, या ट्रेंडिंग स्टार जिसको कहते हैं खेसारी लाल यादव, उनका एक बयान था कि जब चुनाव जो राम मंदिर है, राम मंदिर को लेकर उनका एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था। जिसके बाद जो बीजेपी में है भोजपुरी स्टार, वो एक तरफ और ये एक तरफ देखते हुए नजर आए, जो ट्रेंडिंग के इनका बोला हुआ जो बयान था। तो क्या लगता है कि राम मंदिर और हॉस्पिटल ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट किया महागठबंधन, इससे भी कहीं ना कहीं डैमेज हुई? नहीं, खेसारी लाल यादव को अभी तक एक आर्टिस्ट के तौर पर लोग जानते थे, मानते थे,
पसंद करें नापसंद करें ये अलग बात है, लेकिन अभी तक उनका पब्लिक में एक्सेप्टेंस सिर्फ एक आर्टिस्ट के तौर पे है। हाँ, सिंगर और आर्टिस्ट के तौर पे, एक्टर के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे उनका एक्सेप्टेंस रहा है। लेकिन एक आर्टिस्ट को जब पसंद करते हैं तो लोग उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, उसके आर्ट को पसंद करते हैं। व्यक्ति क्या है कैसा, उस बात से बहुत कम मतलब होता है। मतलब इस बात से ज्यादा होता है कि उसने जो गाया वो कैसा सुनने में लग रहा है, वो कैसा उन्होंने जो बनाया, पिक्चर बनाया, जो भी गाने गाए हों, उनके आर्ट से लोगों को ज्यादा मतलब होता है। लेकिन बिहाइंड द सीन एक आदमी भी है, उसकी भी अपनी कोई पॉलिटिकल सोच होगी, उसकी भी अपनी कोई पॉलिटिकल समझ होगी। ये आम आदमी को तो पता होता नहीं है जब तक से आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं। ये पहली दफा है जब शायद बिहार के लोगों ने खेसारी लाल यादव का पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ समझने का मौका मिला हो। और जहां तक बात है उनके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की, तो ठीक है, चलो जिस पार्टी से खड़े हुए, जहां से भी खड़े हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। बट आई थिंक कि इन फ्यूचर ही कुड बी ए गुड एंड मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस फॉर बिहार। राम मंदिर के मुद्दे और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों को, बट उनकी बातों को अगर आप गहराई से देखें तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो उस आदमी में है। कुछ तो लगता है आने वाले समय में हो सकता है कि वो एक सधे हुए राजनीतिक भविष्य में बन सकते हैं। ये अलग बात है कि वो अपने जिस पार्टी के दामन के तले उन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं पार्टी का हो सकता है उसका कुछ इम्पैक्ट हो, उसका असर इनके व्यक्तिगत प्रभाव से ज्यादा भारी पड़ा हो। वो जीते या न जीते, हारे क्या हो, बात की बात है। बट इतना है जरूर है कि खेसारी लाल यादव एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर जिनको हम जानते हैं, एक अच्छे और मैच्योर्ड पॉलिटिशियन भी समझ में आ रहे हैं। बाकी भविष्य और उनके विचारधारा और उनकी नीति। चलिए, तो इस सब चर्चाओं के साथ ही जो एनडीए सरकार बना रही है उनके लिए हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ये चुनाव हुए, चुनाव से जो एग्जिट पोल की बात कर रहे थे या अन्य किसी की जब हम बात कर रहे थे, वो सारे फेल नजर आए रिजल्ट के बाद। तो हमारे भी शुभकामनाएं हैं एनडीए सरकार के साथ, नीतीश सरकार के साथ, कि आप शपथ ग्रहण कीजिए और फिर से एनडीए सरकार जो है वो बनाइए और बिहार का विकास कीजिए। धन्यवाद। ऐसा ही हम भी चाहेंगे कि बिहार का विकास हो।